नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ की खबरों की और बता दें कि अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। जगदलपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम में हुए शामिल। झीरम घाटी मेमोरियल में आयोजित हुआ है कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। तो झीरम श्रद्धांजलि दिवस में पहुंचे हैं वो। झीरम घाटी मेमोरियल में आयोजित हुआ है कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सीधे चलेंगे जहां भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपके सुनाते हैं। इन्हें शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है। शहीद गणपत नाग, इनकी माता हैं कमला नाग। शहीद अल्लाह नूर, इनके पिता उपस्थित हैं सादिक। शहीद पवन कोंड्रा, इनकी पत्नी हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती मंजू कोंड्रा। शहीद प्रहराज, इनकी भी पत्नी है हमारे साथ बेलमती मांझी। शहीद चंद्रहास ध्रुव, इनके पिता उपस्थित हैं माखनलाल ध्रुव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सभी को शॉल और श्रीफल से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही भावपूर्ण दृश्य, आंखें नम है, हृदय में तकलीफ है, वेदना है उन सभी शहीदों के लिए जो इस अविश्वसनीय हादसे का शिकार हुए। आज 10 वर्ष हो गए, लेकिन हम उन्हें भूले नहीं हैं। देने वाला हूँ। हट जाइए। तो सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। झीरम श्रद्धांजलि दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की है सीएम भूपेश बघेल ने। और आपने देखा कि तमाम जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को उन्होंने सम्मानित भी किया है। प्रतिवर्ष हम लोग आते हैं और झीरम के शहीदों को नमन करते हैं। शहीद तरुण देशमुख जी, शहीद इमानुएल केरकेट्टा जी, शहीद राजकुमार, शहीद मनोज जोशी, शहीद पात्रिक खलको, शहीद सदाशिव नाग, शहीद भागीरथी, शहीद गणपत जी, शहीद अल्लाह नूर, शहीद पवन कोंड्रा, शहीद प्रहलाद माझी, शहीद चंद्राम माझी, शहीद चंद्रहास ध्रुव, शहीद गोपी माधवानी और हमारे पार्टी के बड़े नेता आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, विद्याचंद्र शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, दिनेश पटेल जी, उदय मुदलियार जी, शर्मा जी सहित 27 पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी शहीद हुए थे। शहादत को नमन करने हम लोग उपस्थित हैं इस शोक सभा में। यहाँ के प्रभारी भाई कवासी लखमा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, सांसद आदरणीय दीपक बैज जी, वरिष्ठ आदिवासी नेता आदरणीय नंद कुमार साय जी, आदरणीय भाई लखेश्वर बघेल जी, आदरणीय रेखचंद जैन जी, शर्मा जी,
और चंदन जी, भाई विक्रम जी, भाई अरुण जी, श्रीमती सिन्हा जी, हमारे जगदलपुर के महापौर और सभापतिगण, और उस घटना में शामिल भाई मलकीत गेंदू जी, सत्तार भाई और राजमन भाई, सभी आदरणीय ताम्रकर जी और सभी साथी उपस्थित हैं। साथ ही शहीद परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और अधिकारी, कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, जब भी 25 मई आता है हम सबका दिल भर जाता है। वो घटना सबके नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे। आदरणीय साथियों, 25 मई 2013 यहीं जगदलपुर से आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में सारे नेता, कार्यकर्ता और उसके सुरक्षा कर्मी सब साथ में गए थे। सुकमा में कार्यक्रम हुआ, लौटा और एक घटना घटी। लौटते वक्त कांग्रेस पार्टी पटेल जी के नेतृत्व में परिवर्तन की बात कर रहे थे। परिवर्तन रैली थी। सरगुजा से इसकी शुरुआत हुई थी। समापन तो रायपुर में होना था, लेकिन बीच में घटना घटी और यात्रा रुक गई। आदरणीय पटेल जी अपने भाषणों में कहा करते थे, हमें परिवर्तन करना है, किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, यहाँ के नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन का संकल्प लेने वाले तमाम हमारे बड़े नेता हमारे बीच नहीं हैं। ये जो शहादत हुई है, ये घटना घटी है, जो परिवर्तन की चाहत थी वो हो नहीं पाया। आखिर इससे किसको फायदा मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं, बस्तर के लोग इसे बेहतर जानते हैं। नक्सली घटना करते हैं और घटना करके वहां से स्थान को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ। ब्लास्ट हुआ, गाड़ी रोकी गई, गोलियों की बौछार, और उसके बाद जो भी हमारे साथी थे, चाहे पहाड़ हो, चट्टान हो, वहां गहरी खाई है, गाड़ियों के नीचे छुप गए थे। नक्सली एक एक गाड़ी के पास एक एक व्यक्ति को पूछ रहे थे कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें से दिनेश पटेल कौन है, इसमें से महेंद्र कर्मा कौन है, इसमें से बंटी कर्मा कौन है। और ऐसे समय में एक चट्टान के पीछे नंद कुमार पटेल जी, दिनेश पटेल जी और भाई कवासी छुपे हुए थे। अचानक उनकी नजर पड़ी और फिर तीनों को पकड़ के ले गए। ड्राइवर को और कवासी को तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन बाद में पता चला
पटेल जी और दिनेश पटेल दोनों को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। दिनेश पटेल के भेजा को निकाल के चट्टान पर रख दिया गया था। महेंद्र कर्मा, जिसे हम बस्ता टाइगर कहते हैं, गाड़ी के नीचे थे। सब अपने साथियों को कहा कि गाड़ी के नीचे लेट जाओ, गोलियां चलेगी, तुमको लगेगी नहीं। जब देखा एक एक करके पूछ रहे हैं, मार रहे हैं, उदय मुदलियार को मार दिया गया, अल्लाह नूर को मार दिया गया, बहुत सारे साथी को मार रहे थे। ऐसे में फूलोदेवी नेताम निकलती है और कहती, कितना सबको मार ही डालोगे क्या, बंद करो। एक बहादुर महिला जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। उसके बाद महेंद्र कर्मा निकले और उन्होंने कहा, गोलियां चलाना बंद करो, बेकसूरों को मारना बंद करो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा। इस प्रकार की बात करके बाहर निकले। नक्सली उनको ले गए, मलकीत भी था, फूलोदेवी नेताम और सारे लोगों को एक साथ ले जाकर लिटा दिया गया। संगीन से 85 बार उसके शरीर को गोदा गया। लेकिन महेंद्र कर्मा ने माफी नहीं मांगी। अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसके लिए? अपने लिए, इस बस्तर के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हम सब के लिए। हमारे नेताओं ने प्राणों की आहुति दे दी। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एनआईए जांच की घोषणा की। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, राहुल जी आए थे। व्यथित थे हम लोग, आक्रोशित थे। सबको उन्होंने ढाढ़स बंधाया, धीरज धराया। किसी प्रकार का हिंसा का सहारा हमको नहीं लेना है। मनमोहन सिंह जी ने राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, बल्कि एनआईए जांच की घोषणा की। राज्य सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। दोनों जांच चल रहे थे। यहां तो सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से तमाम बातें की गई थी कि किस तरीके से उस दिन क्या बड़ा हादसा हुआ था और एक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको चुन चुन के मारा गया, और फिर भी उनका साहस देखिए कि वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। इस दौरान उनके आंखों में आंसू भी आ चुके थे और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे जब सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे थे। तो बता दें कि झीरम घाटी कांड को लेकर उनके आंखों में आंसू भी आ गए थे। और इसी के साथ झीरम श्रद्धांजलि दिवस के कार्यक्रम पे आप उनको सुन रहे थे। उनकी तरफ से काफी कुछ कहा गया था और ये भी कहा गया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और झीरम घाटी कांड की गुरुवार को यानी कि आज 10वीं बरसी है, लेकिन आज तक घटना का खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन इस पर जमकर सियासत जरूर हो रही है। देखिए रिपोर्ट। 25 मई 2017 को बस्तर जिले की झीरम घाटी में अंजाम दिए गए देश के दूसरे सबसे बड़े नक्सली हमले को 10 साल पूरे हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए ये जख्म आज भी उतना ही हरा है जितना 10 साल पहले था। हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं समेत कुल 32 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मानो खत्म हो गई थी। वहीं झीरम घाटी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में अभी भी सियासत जारी है।
जब जब 25 मई की तारीख आती है, सूबे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री ने इस हमले को लेकर एनआईए और केंद्र सरकार को घेरा है। भूपेश बघेल का कहना है बीजेपी झीरम का सच छिपाना चाहती है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि कोर्ट ने एनआईए से कहा था कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से बयान लिए जाएं, लेकिन एनआईए ने पूछताछ ही नहीं की और जज का ट्रांसफर कर दिया गया। इन्होंने तत्कालीन सरकार से जवाब मांगा कि रोड ओपनिंग पार्टी क्यों हटाई गई, नक्सली पूछ कर मार रहे थे। एनआईए को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में उसका बयान लिया जाए। एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के, और उस जज का ट्रांसफर करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमकाया गया। तमाम मीडिया में ये खबरें थी। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती, छुपाना चाहती इतनी बड़ी घटना, और उसको अब ये उटपटांग बयान दे रहे हैं। निर्लज है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। इतने लोगों की जान चली गई, जवानों की जान के, हमारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं की जान चली गई। इनको राजनीतिक सूझा है, हमारे लिए भावनात्मक मामला है। इस मामले में बीजेपी ने पलटवार किया। हमले को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, जब माओवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे तब मोटरसाइकिल पर कौन था जो आज सरकार में मंत्री भी है? वो मोटरसाइकिल से कैसे भागा? सरकार इस बात को सार्वजनिक करे, ये अनेक अंदेशों को जन्म देता है। वहीं चंदेल ने यह भी पूछा कि पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई क्या? पिछले 4 साल से भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के पास सर्वाधिकार है, सारी एजेंसियां हैं, सारा शासन और प्रशासन उनका है। वो अपने हाथ से उनकी जानकारी क्यों नहीं? अच्छा, हम झीरम के बारे में कहना चाहते हैं। जिस समय झीरम घाटी में घटना को नक्सली वारदात कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे, उस समय 2 मोटरसाइकिल जो स्टार्ट घटना स्थल पर, उसमें एक कांग्रेस का बड़ा नेता जो शायद वर्तमान में मंत्री है, उसको बैठा कर कहाँ ले गए थे? घटना की सुई जो है, घटना की जो धुरी है, वही उसकी जानकारी लेना चाहिए। झीरम का सच क्या है, इस बात से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस काले दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 28 मई 2013 को जांच आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। झीरम घाटी जांच आयोग के सचिव संतोष कुमार तिवारी ने 4184 पेज की रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंप दिया था। इसके बाद राज्य में रिपोर्ट को लेकर हड़कंप मच गया था। कांग्रेस ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने पर आपत्ति जताई थी। बहरहाल इन सब के बीच झीरम का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। वहीं बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने झीरम कांड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झीरम कांड के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिसका हमें दुख है। अभी तक न्याय नहीं मिला है, इस बात का अफसोस हमें है, बहुत दुख है। और ये हमारे लिए भावनात्मक मामला है कि न्याय उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, न्याय दिवंगत आत्माओं को मिलना चाहिए, जो अभी तक के नहीं हो पाया है। इस बात का दुख हमें जरूर है। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि और झीरम कांड को लेकर प्रदेश में 10 साल बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मान मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो हमेशा कहते थे कि सबूत मेरे जेब में है। उन्होंने अब सबूत पेश करके त्वरित न्याय करवाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल इसे राजनीतिक विषय बना लिया गया है। वो प्रभावित कांग्रेसी परिवारों का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। ये विषय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो हमेशा कहा करते थे कि सबूत मेरे जेब में है। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री कवासी लखमा जी प्रत्यक्षदर्शी, मलकीत सिंह जी गेंदू प्रत्यक्षदर्शी, मुख्यमंत्री जी
किसी के न्यायालय जाने, किसी एजेंसी की जांच नहीं करने, सीबीआई से लेके न्यायिक आयोग से लेके एनआईए, एसआईटी, यदि परिणाम तक नहीं जा रहा है तो जब वो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को खरीदने के लिए अलग कानून बना सकते हैं तो झीरम घाटी की जांच के लिए भी उनको अलग कानून बना लेना था। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नए संसद भवन को लेकर भी बयान दिया है और बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। संसद भवन कब बना है भाई? पहले कब हुआ? संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये दूसरी बार बन रही। पहले जो बना था अब उसमें छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है तो नया बनाया गया है। तो इसलिए विपक्षी की जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए, ये डिमांड थी। वही बृजमोहन अग्रवाल के बजरंग दल पर दिए बयान पर सीएम बघेल ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जहां जरूरत है वहीं बजरंग दल को बैन किया जा रहा है, ये यहाँ जरूरत नहीं है। संसद भवन कब बना है भाई? पहले कब हुआ? संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये दूसरी बार बन रही। पहले जो बना था अब उसमें छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है तो नया बनाया गया है। तो इसलिए विपक्षी की जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए, ये डिमांड थी। और सरगुजा से 140 अवैध पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। बताते हैं कि लूंड्रा विकासखंड के ग्राम डांडगांव में ग्राम सभा प्रस्ताव बनाकर पेड़ों की कटाई की गई है। इसकी जानकारी जब प्रशासन को लगी तब उनके द्वारा तत्काल पहल करते हुए कटाई को रुकवा दिया गया है और कटे वृक्ष को वन विभाग के अमले को आवश्यक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में बड़े लकड़ी तस्करों के शामिल होने की भी अंदेशा लगाया जा रहा है। अठारह तारीख को मुझे फॉरेस्ट विभाग से सूचना मिली थी कि ग्राम डडगांव में एक राजस्व का खसरा नंबर है, खसरा नंबर 487/1 है शायद, उसमें ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके लगभग 140 पेड़, जिसमें कि 80 पेड़ के आसपास यूकेलिप्टस प्रजाति के और 60 पेड़ के आसपास अर्केशिया प्रजाति के काट दिए गए। वहाँ जब पहुँचे और तो पता चला कि ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसमें काटा गया है और किसी भी प्रकार की किसी भी ऑफिस से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी, कहीं से भी अनापत्ति नहीं ली गई थी। अधिकृत तौर पर ग्राम वालों ने बाहर के किसी थर्ड पार्टी को बुला करके कटवाए हैं पेड़। पेड़ों की कटाई का ये पूरा मामला है। 140 ऐसे पेड़ बताए जा रहे हैं जिनको काट दिया गया है वही तरीके से, और इसमें ये भी आशंका जताई जा रही है कि पेड़ों की तस्करी करने वाला गैंग भी इसमें शामिल है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। वन विभाग ने इस कटाई पे रोक लगा दी है। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे पेड़ों की कटाई है। मोटे मोटे पेड़ यहाँ पे काटे गए हैं जो कि काफी दिनों से फल फूल रहे थे और ऐसे में ये मामला अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। पेड़ों के अवैध कटाई का ये पूरा मामला है। सरगुजा से ये मामला सामने आया है। 140 पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या है पूरा मामला? कितने पेड़ काट दिए गए थे, कितने बाकी थे? जी मैं आपको बता दूं तो 140 नग बड़े पेड़ कटवाने का जो सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। दरअसल गांव के सरपंच, सचिव और पंचों ने ग्राम सभा का आयोजन किया था और ग्रामीणों की सहमति से गांव के मंदिर के आसपास कुछ पेड़ों को कटवाकर उसकी बिक्री कर बाउंड्री वॉल सहित अन्य सुविधाओं हेतु धनराशि अर्जित कर कार्य कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था और बड़ी मात्रा में जो कि वृक्षों की कटाई कर दी गई। और जब प्रशासन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तत्काल पहल करते हुए कटाई को रुकवाया और कटे हुए वृक्षों को वन विभाग के अमले को आवश्यक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया। कटाई तो रुकवा दी गई है, लेकिन क्या किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है, कोई कार्रवाई शुरू की है पुलिस ने? अभी फिलहाल इस पे इस घटनाक्रम पे अभी प्रतिवेदन दिया गया है। अभी इस पर अभी
इसी पर अभी जांच चल रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस को यह आशंका भी है कि लकड़ी तस्करों की भी मिलीभगत इसमें निकल के सामने आई है, तो क्या आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता अगर पुलिस का ध्यान यहाँ पे नहीं जाता तो? जी बिल्कुल, आंकड़ा अगर वहाँ पे प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगती तो आंकड़ा बढ़ सकता रहा। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव से झारखंड मुर्गी दाना लेकर जा रहे डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया और गड्ढे में जा गिरा। हादसे में झारखंड निवासी एक युवक की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक्सीवेटर और गैस कटर की सहायता से घायल युवक को बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालोद से देर रात लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि हर्रा ठेमा खेत रेत खदान में देर नकाबपोश ने 2 युवकों पर हमला किया और नगद और 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। साथ ही पीड़ित युवकों पर चाकू से हमला भी किया गया। घायल युवक खदान में काम करते हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।